दोस्तों 28 दिसंबर 2025 की ये रात थी और रजनी नाम की एक महिला होती है। वह अपने घर में आराम से सोई हुई होती है और तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास वह बहुत ज़ोर से उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वह बहुत ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। जैसे ही वह चीखती है, चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास में सोया हुआ उसका एक बेटा था और उसकी बेटी थी। ये उन दोनों बच्चों के भी आंखें खुल जाती है, वह दोनों जाग जाते हैं। वह दोनों भी जोर जोर से रोने लग शुरू कर देते हैं क्योंकि जो उसकी माँ थी वह उसे बहुत तेजी से तो पसीना आया हुआ था और वह उसकी माँ को बहुत तेज पसीना आया था और वह जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और फिर यहाँ पर इसी बीच में जो रजनी होती है उसके सास ससुर हैं, वह भी सोए हुए होते हैं पास के ही दूसरे कमरे में। वह भी जाग जाते हैं। वह मौके पर आकर देखते हैं तो रजनी है वह इस तेज सर्दी के अंदर भी, इतनी तेज ठंड पड़ रही थी इस समय, और इस तेज ठंड में भी वह पसीने में तरबतर हो रही थी। तो वह उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार बात क्या है, क्या बात है, तुम इतने पसीना पसीना क्यों हो रही हो और तुम चीख चिल्ला क्यों रही हो। फिर ये रजनी कहती है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तो उसके जो सास ससुर हैं वह कहते हैं कि बेटा तुमने क्या सपना देखा बुरा। तो ये कहते हैं कि मैंने मेरे पति के बारे में एक बहुत ही बुरा सपना देखा। तो फिर जो इसके सास ससुर थे वह इसे पानी पिलाते हैं और इसे आराम से बैठाते हैं कि बेटा आप घबराओ मत, आखिरकार बात क्या है, तुमने क्या सपना देखा, हमें बताइए, हम आपके जो बात क्या सपना देखा उसका सोल्यूशन करेंगे। और फिर साथ ही इसे कहा जाता है कि तुम ऐसा करो कि तुम ये पानी पी लो, पानी पीकर तुम आराम से सो जाओ और सुबह देखेंगे हम तुम्हारा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और ऐसे ही कर कर इस रजनी को रात को सुला दिया जाता है। फिर यहाँ पर सुबह का इंतजार किया जाता है। सुबह होती है, सुबह होती है तो रजनी उठ जाती है। उठने के बाद इसकी तबीयत है वह खराब होती जाती है। यह खराब हो रही थी इसकी तबीयत, और जो इसकी तबीयत तो खराब हो ही रही थी और दूसरी तरफ जो यह बोल रही थी, कुछ भी इसकी आवाज निकल रही थी तो इसके जैसे कि इसके पति की आवाज इसके मुंह से निकल रही थी और ये बार बार यही कह रही थी कि मैं रविकांत बोल रहा हूँ, मैं रविकांत बात कर रहा हूँ। और फिर ये इस तरह बात कर रही थी तो यहाँ पर देखते देखते आसपास के लोग थे, जो और लोग थे, वह भी यहाँ पर लोगों का जमघट लग जाता है। और ये कहती है कि आप पहले ऐसा करो कि पहले मेरे को पानी पिलाओ, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो फिर इसे पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने के बाद ये कहती है कि यानी कि जो मेरा पति है उसकी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शेरगढ़ का किला है और इस शेरगढ़ के किले में ही मेरे पति की किसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। जैसे ही ये बात घर वाले और जो यहाँ पर जमघट लगा हुआ था लोगों को ये बात सुनते हैं तो, और फिर यहाँ पर जो लोग थे, घर वाले, परिवार वाले वो थे, वह एक गाड़ी का इंतजाम करते हैं। गाड़ी का इंतजाम करने के बाद यह सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर ये रजनी बता रही थी, और इस रजनी को भी साथ में ही लिया जाता है। साथ ही जाती है ये जो की जाती है और वहां पर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर इसने जो सपना देखा था। और उसने इशारा करते हुए वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था बड़ा सा, और उस पत्थर को देखकर यह है उस पत्थर में वाकई सचमुच में खून के धब्बे मिलते हैं और खून के धब्बे लगे हुए थे उस पत्थर के अंदर। फिर यहाँ पर लोगों ने देखा कि अगर यहाँ से खून का सना हुआ पत्थर मिला तो यहाँ पर और न कुछ तो हुआ जरूर है। फिर यहाँ पर लोग आसपास देखते हैं तो यहाँ पर एक 50 मीटर गहरी खाई होती है। उस खाई के अंदर जब लोग जाकर देखते हैं तो उसमें वाकई में ही उसका जो पति था, उसके पति का शव पड़ा हुआ था। जब लोगों ने देखा कि ये बात है, फिर ये सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई में यह बात बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। कहा जाता है कि जो पति की तो हत्या होती है और जो पति की आत्मा है वह पत्नी के अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद इस खून का जो हत्या हुई थी इसकी सच्चाई निकलती है बाहर। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है
राजस्थान प्रदेश से, और राजस्थान प्रदेश का ही एक जिला लगता है धौलपुर। और दरअसल धौलपुर की अदालत में ही एक महिला होती है रजनी नाम की, और इस महिला की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। यह महिला रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे आ रहे थे और वह बहुत ज्यादा परेशान थी, और वह जज साहब के सामने हाथ जोड़कर जोड़े हुए कह रही थी, और जज साहब से कह रही थी कि अपने बेटे और अपनी बेटी से मिलना चाहती है, और बस एक बार मुझे अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दे दीजिए। जब जज साहब उसकी तरफ देख रहा तो लेकिन उसे कोई टिप्पणी नहीं लगी थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही उनके जो आदेश आते हैं, जो जज साहब वह आदेश देता है, तो और क्योंकि यहाँ पर जज साहब है, उसने अब कुछ देर पहले ही ऑर्डर दिया था, क्योंकि इस महिला को अब भरतपुर की जेल में भेजना है। और जैसे ही भरतपुर की जेल में भेजने की बात आती है, तो जो महिलाएं इस रजनी को पकड़े हुए थी, वह उसके सामने भी, उनके सामने भी हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, उनके सामने रोते हुए गिड़गिड़ाती है कि एक ही बात कह रही थी कि मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलने देना चाहिए, मैं एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ, मैं उनके गले लगाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी। तो रजनी के जो बच्चे थे वह पास में ही खड़े थे, रजनी के ससुराल वाले हैं वह भी पास में ही खड़े थे, वह रजनी की ओर देख रहे थे, और उसकी फैमिली के जो लोग थे वह सब खड़े हुए थे वहां पर। उनको दया आ जाती है, क्योंकि रजनी है वह बहुत जोर जोर से रो रही थी, और रोते हुए वह किसी पर भी वह उनको दया आ जाती है। आखिरकार वह दोनों बच्चों को पास छुटाकर दोनों बच्चों के पास पहुंच जाती है। जो बेटा होता है जिसका नाम आरव होता है, जो उसकी बेटी होती है 3 साल की होती है, और जो एक बेटी होती है वह उसकी 6 साल की होती है, जिसका नाम खुशी होता है। और खुशी और आरव होते हैं, यह कहा जाता है कि अपनी माँ से मुलाकात के बाद दोनों बच्चे यह लिपट जाते हैं और चिपक जाते हैं। यह माँ भी इन बच्चों के लिपट जाती है और चिपक जाती है। जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो माँ भी रोना शुरू कर देती है। अदालत परिसर में यह लोगों का दृश्य देख रहे थे, सब यह सब रोना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। और आखिरकार ये जो दृश्य यह लगभग 10 मिनट के आसपास चलता है। यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वह रोते हुए ये इस रजनी से कहती है कि रजनी अब तुम सब्र करो, और इसके बाद इसको समझाया जाता है। और इसके बाद रजनी को यहाँ से अपने साथ लेकर ये सीधा भरतपुर की जेल के लिए लेकर जा रहे हैं। वहां पर ये रोते हुए जा रही थी, और ये जो पुलिस वाले हैं ये बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2005 से। जून 2005 में दरअसल सोबर सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति होता है, और उसके एक बेटा होता है, वह इकलौता बेटा होता है जो कि रविकांत होता है। 4 बहनों का वह भाई होता है। रविकांत का एक बेटा होता है जिसकी धौलपुर के ही सेपा थाना लगता है, और सेपा थाना में दोन गांव लगता है, और इस दोन गांव में रहने वाले मार्बल का एक अच्छा खासा मिस्त्री होता है वह। लेकिन वह अपने घर से बहुत दूर खाने कमाने के लिए बेंगलुरु में जब जाता है तो लगभग वह 1907 किलोमीटर के आसपास दूरी होती है। जिन दिनों में वह यहाँ पर जाने वाला था तो उसकी जो पत्नी है वह मैं आपके साथ जाऊंगी, और वह उनके साथ रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाऊंगी। वह कहती है कि मैं आपके साथ रेलवे स्टेशन पर आपको छोड़ने के लिए जाऊंगी। और जैसे ये बात आती है तो बेटा वह कहता है कि मैं भी मम्मी पापा के साथ रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा। और फिर यहाँ पर जो बेटी है वह भी कहती है कि मैं भी मम्मी पापा के साथ जाऊंगी। फिर यहाँ पर जो घर वाले हैं वह अनुमति दे देते हैं, और अनुमति देने के बाद यह दिन्नौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर धौलपुर जाता है, और रेलवे स्टेशन पर जाकर यह उन्हें ट्रेन में बिठा आते हैं। माँ बेटा और बेटी यह घर वापस आ जाते हैं, और घर वापस आने के बाद यह इंतजार कर रहे थे कि कोई वाहन आएगा और लेके जाएगा, और वाहन घर तक आता है। और मिलने की आखिरकार यह एक टेम्पो मिल जाता है। टेम्पो जैसे ही मिलता है तो यह उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यह बातचीत कर रहे थे कि बच्चे दोनों यह माँ से लिपट कर चिपक कर खुश थे और हंस रहे थे। यह ड्राइवर की नजर इनके शीशे में बार बार उनकी माँ और बेटी के निहार रही थी, और इसी बीच में जो उन्हें जाना तो वहीं छोड़ देता है।
और फिर इसे घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद 15 दिन के बाद जो रजनी होती है, इसे इत्तेफाक से शहर जाना था, और जो 15 दिन पहले जो टेम्पो वाला उसे घर छोड़कर गया था, इत्तेफाक से वही टेम्पो वाला उसे फिर से मिल जाता है। और फिर इसकी मुलाकात होती है तो ये कहती है कि भैया आप कैसे, तो ये कहता है कि मैं तो इस तरह ही टेम्पो में सवारी लेकर आता हूँ और ले जाता हूँ। फिर ये जो महिला है यह इसे कहती बातें करती है। बातें करते करते ये इससे नाम पूछती है, तो नाम पूछती है तो ये लड़का बताता है कि मेरा नाम तो शाहरुख है, यानी कि शाहरुख खान है। तो ये महिला है, ये इसे रजनी है, इसे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। हंसते हंसते कहती है कि आजकल तो हर कोई शाहरुख खान बनना शुरू कर देता है। और यह इनकी थोड़ी सी मुलाकात थी, और थोड़ी सी मुलाकात में ये इनकी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार जब तीसरी मुलाकात होती है तो यहाँ पर ये नंबरों एक्सचेंज कर लेते हैं। जब इनके नंबर एक्सचेंज होते हैं तो ये यहाँ पर घंटों घंटों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। जब बातें शुरू हो जाती है तो दोनों में ये लगातार जिन इनकी बातें हो रही थी तो यह इनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। इन्हें घर बाहर जहाँ भी घूमने जाते थे तो यह एक जगह जाते थे, धौलपुर की एक जगह थी शेरगढ़ का किला, और शेरगढ़ के किले में ही यह बड़ी एकांत जगह थी, वहां पर जाकर यह बैठ जाते थे, बातचीत कर रहे होते हैं करते करते यह रजनी से यह शाहरुख खान से कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और जो मेरा पति है साथ नहीं रहना चाहता है। और यहाँ पर ये कहती है कि जब मैं मेरे पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो लड़का ये कहता है कि तुम्हारा पति है वह तो अक्सर बाहर ही रहता है, तुम्हारा जब मन करे तुम तब मेरे से मिलने के लिए आ जाया करो, और तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन जो लड़की रजनी होती है ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मेरे पति के साथ नहीं रहना है, और जो बच्चे हैं उनके साथ भी नहीं रहना चाहती मैं। और ऐसे ही कर कर इन दोनों की बातें हो रही थी। और इसी बीच में जो ये रजनी है यह अपने पति से फोन करती है। ये उससे कहती है कि क्या तुम घर पर नहीं आओगे, तो वह कहता है कि तुम जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। तो वह कहता है कि 7 महीने का समय हो गया तुम्हें गए हुए, क्या तुम घर पर नहीं आओगे। तो ये जो रजनी है इसका पति है यह उससे पूछता है ठेकेदार से, तो ठेकेदार उसे मना कर देता है। तो ये इसी बीच में उसे बात कर रहा था तो वह कह रहा कि ठेकेदार ने तो मना कर दिया है, मैं तो घर पर नहीं आ सकता। फिर एक दिन यह ठेकेदार से बात कर रही थी, यह अपने पति से बात कर रही थी, तो ठेकेदार उसके पति के पास में था। यह ऐसे करते करते ठेकेदार को फोन दे देता है, और फोन पर ये ठेकेदार से कहती है कि जो मेरा पति उसको 7 महीने हो गए हैं गए हुए घर से, बच्चे को भी मिलने की जिद कर रहे हैं, और आप इन्हें घर पर भेज दीजिए। ऐसे ही कर कर आखिरकार एक तारीख आती है 26 दिसंबर 2025 की। और आखिरकार जैसे ही वह 26 दिसंबर 2025 को धौलपुर पहुंचता है तो धौलपुर उसे पहले से ही रेलवे स्टेशन के ऊपर इंतजार में, जो शाहरुख होता है वह पहले से ही इंतजार में खड़ा हुआ होता है। और जो उसकी पत्नी है वह उसे कह देती है कि मेरी जानकार का एक लड़का है, वह आपका टेम्पो लिए हुए वहां पर इंतजार कर रहा है, आप टेंशन मत लेना, आप उसके साथ आ जाना, आप परेशान मत होना। हाँ, वह लड़का मेरे जानकार का ही है और वह टेम्पो चलाया करता है। और फिर यहाँ पर शाहरुख है वह इसको मिल जाता है। मिलने के बाद जो उसका पति है वह उसके कहता है कि साहब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बार हम शेरगढ़ के किले पर चलें। तो जो इसके पति की कमजोरी थी वह कमजोरी सारी जो शाहरुख होता है इसको उसकी पत्नी ने बता दी थी कि यह शराब का बहुत बड़ा आदी है, इसे बियर का बहुत ज्यादा शौक है, और यही उसकी जो क्या क्या पसंद था, इसकी क्या क्या सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके पति की सारी कमजोरी थी, शराब पीने की इसे आदत थी, बियर की इसे बहुत ज्यादा पसंद थी। ये सारा सामान था ये शाहरुख के पास होता है। और 26 दिसंबर 2025 को आखिरकार जो रविकांत होता है वह सीधा शेरगढ़ के किले की एक जगह लगती है वहां पर उसे लेकर चला जाता है। रजनी और शाहरुख होते हैं यह पहले से ही आ चुके होते हैं। वहां पर जानने के बाद यह खूब सारी शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वहां पर कोई किसी ने कुछ भी नहीं देखा, और खूब सारी शराब और पिलाने के बाद यहाँ पर जब भी यह कुछ करने की सोचता था तो यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई आ जाता था, कोई चारावागा हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, यहाँ पर वह सब भी कुछ करने की सोचता था, कोई न कोई व्यक्ति या कोई और राहगीर या कुछ निकल आता था। ऐसे ही करते करते आखिरकार 26 दिसंबर की शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय हो जाता, उसे मौका नहीं मिलता है। शाहरुख है उसको उठाता है, और उठाने के बाद यहाँ से बहुत ज्यादा नशे में होता है और उसे
सीधा उसे घर पर दिनोर लेकर जाता है। और जैसे ही दिनोर लेकर पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद जो उसकी पत्नी है वह पूछती है कि ये अब इसे रात को वापस क्यों क्यों लेकर आए हो, इसे रात। और फिर यहाँ पर ये जो लड़का था ये भी इनके घर पर ही रुक जाता है रात में ही। और घर पर रुकता है तो यह है इनके जो माता पिता सास ससुर होते हैं इनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जो बच्चे होते हैं इनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह जो शाहरुख है यह अक्सर इनके घर पर रात में रुक जाया करता था। यह है स्वभाव का बहुत ही अच्छा सीधा साधा इनके जो सास ससुर होते हैं इनको लगता था। और यहाँ पर यह जब सुबह होती है, सुबह होते ही जल्दी उठकर यह यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रविकांत की सुबह आँख खुलती है तो ये सीधा अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है, अब मैं बाल कटवा कर आऊंगा और मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, इसीलिए मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए। तो इसके पिताजी वह इसे तुरंत 2,000 रुपए निकाल कर दे देता है। फिर यहाँ से ये घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद जो आगे ये एक जगह होती है और उसी जगह पर ये है पहुंच जाता है। जो उसकी पत्नी है वह भी इसका जो बस स्टैंड होता है, सेपू एक जगह लगती है, सेपू के बस थाना क्षेत्र स्टैंड होता है, उसी जगह पर जो शाहरुख होता है वह इसका इंतजार कर रहा होता है। जो इसकी पत्नी है वह इसे कहती है, रविकांत की पत्नी कहती है कि जो शाहरुख है वह तुम्हें लेकर चला जाएगा, वह यहाँ का सारा इलाका जानता है, वह तुम्हें अच्छे से शॉपिंग वगैरह करवा देगा और तुम्हारी जो खरीदारी वह भी करवा देगा। लेकिन जो शाहरुख है वह उसे फिर से वही जगह पर लेकर जाता है, उसी किले पर लेकर जाता है और कहता है कि हम कल वाली जगह पर ही चलते हैं, एकांत का माहौल है, वहां आराम से बैठकर शराब पियेंगे, बातचीत करेंगे और आराम से मस्ती करेंगे। इसी तरह की बात है तो उसके रविकांत है वह मान जाता है, तैयार हो जाता है और उसी शेरगढ़ के किले पर चला जाता है। एकांत वह जगह पर जाकर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसे खूब शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वह ओवर डोज हो जाता है और वह अपनी स्थिति में नहीं रहता है। मौका पाते आसपास देखते वह कोई आवाजाही नहीं होती है और न कोई चारागाह होता है, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता। इसी बीच में शाहरुख खान वह रजनी को फोन करता है और उसे फोन करता है, बाद में कहता है कि शराब के नशे में चूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से ये सोच समझ ले कि हमें क्या भयानक है, बहुत भयानक हो सकता है, यह बहुत मुश्किल रहा है, आगे जाकर हमें दिक्कत भी आ सकती है, तो उसे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट सोच ले। वह कहती है कि मैंने कंप्लीट सोच लिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम जो काम कर रहे हो वह कर दो। और रजनी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कहा कि एक काम करना है, फोन चालू रहना चाहिए और यानी कि जो आवाज है वह मुझे सुननी चाहिए। आखिरकार क्यों हुआ, क्योंकि वह इस तरह से शाहरुख खान है वह उसको पत्थर उठाता है, पत्थर उठाकर उसका जो पति उसके सर पर रविकांत के सर पर मारता, वह नशे में चूर होता है। रविकांत को ठाकुर होता है, वह एक के बाद एक उसके पत्थर लगातार मारता रहता है, तब तक मारता है जब तक वह चीखता रहता है। उसकी सिसकी भर है वह जो है वह एकदम से थम नहीं जाती है और आखिरकार वह ऐसी सिसके हैं वह उसकी थम जाती हैं और वह उसकी ये जो आवाज है वह एकदम से बंद हो जाती है। और जो रजनी है उसके पास भी यह आवाजें हैं, उसकी चीखें हैं, यह पहुंचती रहती हैं और वह उसकी सिसकी है वह एकदम से बंद हो जाती है। और आखिरकार जो ये रविकांत था इसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इसे लगभग जो 50 किलोमीटर जो खाई थी उसके अंदर, मीटर की खाई के अंदर इसे धकेल दिया जाता है। और फिर ये जो शाहरुख है ये यहाँ से सीधा आगरा अपनी बहन के पास चला जाता है। ये सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसकी पत्नी रजनी थी आखिरकार जो उसको ये सिसके सुनाई गई थी, कानों में उसकी आवाज थी, यह आवाज उसे हरदम परेशान करने लग जाती है। ये सोए उठे दब जागे जो कोई काम भी करे तो ये इसके बार बार यही आवाजें थी कानों में, यह फिट हो जाती है। बार बार ये उसकी आवाजें थी ये कानों में गूंज रही थी और यह आराम से रह भी नहीं पा रही थी। और ये जो सारा का सारा जो शाहरुख खान उसके साथ क्या था रविकांत के साथ, ये सारा का सारा जहन में उसके रजनी के दिमाग में गूंजना शुरू कर देता है। आखिरकार घर वाले हैं वह रविकांत का इंतजार कर रहे थे। 27 तारीख पूरी गुजर जाती है, रात गुजर जाती है, आखिरकार 28 तारीख भी आती है। घर वाले वह इंतजार कर रहे होते हैं और उसका जो चचेरा भाई होता है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कहता है कि साहब मेरा भाई रविकांत, नाम उसके रविकांत होता है, उम्र लगभग उसकी 34 साल के आसपास है। वह शहर में बाल कटवाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए गया था, लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आ गया और उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप हमारी मदद कीजिए, रिक्वेस्ट है। पुलिस वाले की गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जो
पुलिस वाले हैं वह ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं इस मामले को, और जांच पड़ताल वह ज्यादा करते नहीं हैं। पुलिस वाले ऐसे ही इधर उधर, वह रजनी की नींद है वह सुकून से, उसको नींद भी नहीं आ रही थी चैन से, वह बार बार गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों के बार बार आगे वही दृश्य घूम रहा था, कानों में वही आवाजें हैं वह गूंज रही थी। जैसे ही रात हो दिन हो, हर हालत है वह उसकी बिगड़ती ही जा रही है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वह जोर जोर से चीख निकल जाती है, वह पसीने पसीने हो जाती है। और जब वह दिन निकलता फिर दोस्तों यहाँ सुबह का इंतजार किया जाता है, और सुबह का इंतजार करने के बाद जब वह एजेंट शेरगढ़ के किले की लोकेशन बताती है, पत्थर से वह मारने की बात बताती है, तो यहाँ पर साथ में ही पुलिस भी आ जाती है। पुलिस का उस महिला के ऊपर शक हो जाता है कि आखिरकार कोई को भी ऐसा सपना आए तो वह एग्जैक्ट जगह बताती है, और वह जैसे ही बताती है जैसा जैसा कि हुआ था कि किसी ने पत्थर से मारा है, मेरे पति के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, उसकी किसी ने हत्या कर दी, ऐसे वह बता रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर पुलिस वह उस लोकेशन पर जाती है। लोकेशन पर जाने के बाद जैसे उस महिला ने बताया था सेम वैसा ही पाया जाता है। उसके बाद पुलिस वह उस महिला के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद यहाँ पर एक नाम सामने निकल कर आता है, शाहरुख, और शाहरुख को फिर पुलिस पकड़ती है। जब पुलिस शाहरुख को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद शाहरुख से पूछताछ करती है, तो वह बता देता है कि मैंने इसे साफ साफ मना किया था, लेकिन ये जो रजनी है यह मानी नहीं। ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे पति को मारना ही होगा, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मेरी जान दे दूंगी। इसने मेरे साथ जिद की, साहब मैं तो फंस चुका था इस तरफ भी और उस तरफ भी। फिर यहाँ पर पुलिस वह रजनी से पूछताछ करते हैं, तो पहले तो यह वही आत्मा वाला ढोंग रचती है, वहीं पर फड़का करती है, नौटंकी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस इसे सख्ताई से पूछताछ करती है तो यह सारी बात सच सामने बता देती है कि मैंने ही मेरे पति की हत्या करवाई थी। और फिर यहाँ पर यह इसे पुलिस है यह पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इसे अदालत में पेश करने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। जब इसे अदालत में पेश किया जाता है तो यह अपने बच्चों को लिपटकर बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। इसे एहसास हो जाता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है। फिर इसे जब जेल में भेज दिया जाता है तो यह जेल में भी जो आसपास के और कैदी महिलाएं थी उनके साथ भी यह वहां पर भी बहुत ज्यादा रो रही थी। इसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने मेरे पति की हत्या कर कर बहुत गलत कर दिया। इसे अब किए के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम जो इसके बच्चे थे वह भी उन बच्चों की एक की उम्र 3 साल थी और एक की 6 साल थी। इन बच्चों की परवरिश अब दादा और दादी को दे दी गई है, और साथ ही इनके इस बच्चों के 4 बुआ थी। अब भले जिस जिस जैसी परवरिश माँ बाप कर सकते हैं वैसे तो बुआ और कोई भी हो चाहे कोई भी नहीं कर सकता। अब इन दोनों बच्चों की परवरिश है वह दादा दादी के हाथ में सौंप दी गई है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।